कल्पना कीजिए एक ऐसे देश में रहने की जहां अरबों डॉलर के हीरे आपके पैरों के नीचे दबे हों, लेकिन औसत जीवन प्रत्याशा केवल 35 वर्ष हो। पश्चिम अफ्रीका का एक छोटा सा राज्य सिएरा लियोन 20वीं सदी के सबसे क्रूर युद्धों में से एक का शिकार हुआ, और इसका कारण ठीक यही था कि यहाँ की जमीन के नीचे कीमती हीरे मौजूद थे। यहाँ हर एक कैरेट हीरे की कीमत इंसानी जानें, कटे हुए हाथ और जिंदा जलाए गए लोग थे, इसीलिए इसे खून के हीरे के नाम से जाना जाता है। खनिज संपदा का ये खजाना अभिशाप बन गया। ये युद्ध 11 साल तक चला, जिसमें 70,000 लोग मारे गए और देश अभी तक इससे उबर नहीं पाया है। इस देश की स्थापना 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों द्वारा अमेरिका और कैरिबियाई देशों से मुक्त किए गए दासों द्वारा की गई थी। राजधानी का नाम फ्रीटाउन रखा। बेआजिज का अर्थ है स्वतंत्रों का शहर। यह अफ्रीका का पहला स्थान था जहां पूर्व दासों को भूमि और अपने जीवन जीने का अधिकार दिया गया था। लेकिन अंग्रेज यहीं रहे और उन्होंने देश को एक उपनिवेश में बदल दिया। अगले 150 वर्षों तक उन्होंने विकास में निवेश किए बिना हीरे और सोने का खनन जारी रखा। 1961 में जब स्वतंत्रता मिली तब देश में न तो डॉक्टर थे, इंजीनियर और न ही शिक्षक, लेकिन संसाधनों के विशाल भंडार थे जो किसी के काम के नहीं थे। 1991 में गृह युद्ध शुरू हुआ और दुनिया ने एक ऐसा भयावह मंजर देखा जिसे याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विद्रोहियों ने गांवों से बच्चों को अगवा कर लिया, उन्हें नशीली दवाइयां दी और उनसे उनके परिवार वालों को मरवा दिया। पहले उनके माता पिता को, फिर उनके पड़ोसियों को। बच्चों को हत्या की मशीन बना दिया गया। कुछ तो 7 साल के भी थे। उन्होंने गोलियां चलाई, घरों को जलाया और लूटा, और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। उनकी संख्या 10,000 से भी अधिक थी और उनमें से अधिकांश कभी सामान्य जीवन में वापस नहीं लौट पाए। उनका मानसिक संतुलन हमेशा के लिए टूट गया। लेकिन युद्ध का प्रतीक एक ऐसी रणनीति थी जिसने युद्ध पत्रकारों को भी चौंका दिया। विद्रोहियों ने सामूहिक रूप से लोगों के हाथ पैर काट डाले। इसे शून्य बल अभियान कहा गया और लोगों को जीवित तो छोड़ दिया गया, लेकिन उन्हें इस तरह अपंग कर दिया गया कि वे काम या मतदान नहीं कर सकते थे। पीड़ितों को छोटी या लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनने का विकल्प दिया गया, जिसका अर्थ था कि उनकी कोहनी से हाथ या बाह काटी जा सकती थी। बच्चों की दोनों बाहें काट दी गईं ताकि उनके माता पिता देख सकें। युद्ध 2002 में ही समाप्त हुआ जब संयुक्त राष्ट्र के सैनिक और ब्रिटिश विशेष बल पहुंचे, लेकिन तब तक देश खंडहर में तब्दील हो चुका था। दुनिया को सिएरा लियोन में 2006 में हुई घटना के बारे में लियोनार्डो डिकैप्रियो अभिनीत फिल्म ब्लड डायमंड के जरिए ही पता चला। फिल्म में दिखाया गया कि कैसे आतंकवाद को वित्त पोषित करके हीरे वैश्विक बाजार में प्रवेश करते हैं और कैसे पश्चिमी कंपनियां मुनाफे के लिए इस पर आंखें मूंद लेती हैं। फिल्म रिलीज होने के बाद आभूषण ब्रांडों ने उत्पत्ति प्रमाण पत्र की मांग शुरू कर दी और ग्राहक दुकानों में असहज सवाल पूछने लगे। इससे समस्या का समाधान तो नहीं हुआ, लेकिन लाखों लोगों को अपनी उंगलियों और बालियों में सजे उन खूबसूरत पत्थरों की कीमत पर सोचने पर मजबूर कर दिया। इससे पहले भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने हीरे के प्रमाणीकरण की एक प्रणाली किम्बर्ली प्रक्रिया के माध्यम से व्यापार को रोकने का प्रयास किया था। अब पत्थरों की प्रत्येक खेप को प्रमाणित किया जाना आवश्यक है और ये साबित करना होता है कि उनका खनन कानूनी रूप से किया गया था और उन्होंने युद्धों या आतंकवाद को प्रायोजित नहीं किया था। हालांकि ये कागज पर अच्छा लगता है, वास्तविकता में तस्करी जारी है जिसमें जाली दस्तावेजों का उपयोग करके पड़ोसी देशों के माध्यम से हीरे का परिवहन किया जाता है और कोई भी उनकी जांच नहीं करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि बाजार में लगभग 10% हीरे संदिग्ध मूल के हैं और उनका पता लगाना लगभग असंभव है। युद्ध 20 साल पहले समाप्त हो गया, लेकिन बच्चे अब भी कष्ट झेल रहे हैं। उन्हें हीरे की खानों में सस्ते मजदूर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। लड़के 10 घंटे रेत खोदने और धोने का काम करते हैं। उन्हें $1 से भी कम प्रतिदिन मिलता है। वे स्कूल नहीं जाते और उनका कोई भविष्य नहीं है। खदानें लगातार ढहती रहती हैं, बच्चे घायल होते हैं और धूल में सांस लेते हैं जो 20 साल की उम्र तक उनके फेफड़ों को नष्ट कर देती है, लेकिन परिवारों को पैसों की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन बाल श्रम के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन जब तक परिवार गरीबी में जी रहे हैं, माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय खुदाई के लिए भेजते रहेंगे। 2014 में जब देश अभी उबरना शुरू ही कर रहा था, एक नई आपदा आ पड़ी, एबोला महामारी। इस वायरस ने लगभग 4,000 लोगों की जान ले ली और इसे रोकना नामुमकिन था क्योंकि देश में डॉक्टरों और अस्पतालों की संख्या लगभग न के बराबर थी। प्रति 100,000 लोगों पर केवल 3 डॉक्टर थे, जो दुनिया में सबसे खराब अनुपात था। तुलनात्मक रूप से रूस में 40 डॉक्टर हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका में 260। अस्पताल बिजली, दवाइयों और उपकरणों के बिना चल रहे थे और लोग ऐसी बीमारियों से मर रहे थे जिनका इलाज अन्य देशों में कुछ ही दिनों में हो जाता।
राजधानी फ्रीटाउन समुद्र के किनारे पहाड़ियों पर बसी है और हर बरसात का मौसम आपदा में बदल जाता है। भूस्खलन पूरे मोहल्लों को बहा ले जाता है। 2017 में एक ही भूस्खलन में रातों रात 1000 लोग मारे गए। कीचड़ और चट्टानों का सैलाब घरों और निवासियों को सीधे समुद्र में बहा ले गया। गरीब लोग खड़ी ढलानों पर झोपड़ियां बनाते हैं, पेड़ काटते हैं और जब बारिश शुरू होती है तो मिट्टी को रोकने वाला कोई नहीं होता, ये बस नीचे खिसक जाती है। जलवायु बदल रही है, बारिश तेज हो रही है और विशेषज्ञों का कहना है कि 20 वर्षों के भीतर बढ़ते समुद्र स्तर के कारण राजधानी का कुछ हिस्सा पानी में डूब जाएगा। हर लिहाज से यह दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है, जहां ज्यादातर लोग 55 साल की उम्र तक भी नहीं जी पाते। औसत आमदनी $2 प्रतिदिन से भी कम है, फिर भी खाने पीने की चीजों की कीमतें लगभग हर जगह के बराबर हैं, क्योंकि सब कुछ आयात करना पड़ता है। 60% लोग पढ़ लिख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ स्कूल बहुत कम है और जो हैं भी उनमें पाठ्य पुस्तकें या डेस्क तक नहीं है। 10 में से एक बच्चा 5 साल की उम्र से पहले ही उन बीमारियों से मर जाता है जिन्हें साधारण टीकाकरण से रोका जा सकता है, लेकिन देश में टीके उपलब्ध ही नहीं है। गरीबी का मुख्य कारण युद्ध या संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि सरकार में ऊपर से नीचे तक व्याप्त भ्रष्टाचार है। हीरे और सोने से कमाया गया पैसा अधिकारियों की जेबों में जाता, हस्ब की जनता को न सड़कें दिखती हैं, अस्पताल, स्कूल, सब कुछ चोरी हो चुका है। किसी भी चिकित्सा प्रमाण पत्र के लिए रिश्वत देना अनिवार्य है और ये डॉक्टरों पर भी लागू होता है। पैसे के बिना वे आपको अस्पताल में भर्ती नहीं करेंगे, चाहे आप मरणासन्न ही क्यों न हो। युवा बड़ी संख्या में देश छोड़कर जा रहे हैं, कुछ पढ़ाई करके कभी वापस नहीं लौटते, जबकि अन्य रबर की नावों में यूरोप पहुंचने की कोशिश में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। हाल के वर्षों में चीन सक्रिय रूप से देश में प्रवेश कर रहा है, संसाधन निष्कर्षण अधिकार खरीद रहा है और बदले में सड़कें और बंदरगाह बना रहा है। पहली नजर में ये सहायता प्रतीत होती है, लेकिन चीनी कंपनियां अपने श्रमिकों को लाती है, नाम मात्र कर चुकाती हैं और संसाधनों का निर्यात लगभग मुफ्त में करती हैं। इसके बदले में देश को उच्च ब्याज दर वाले ऋण मिलते हैं और विशेषज्ञ अन्य अफ्रीकी देशों के समान ऋण जाल की चेतावनी दे रहे हैं। चीनी निवेश विकास का भ्रम पैदा करता है, लेकिन यह एक नया उपनिवेशवाद है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब संसाधनों का दोहन ब्रिटिश नहीं बल्कि बीजिंग कर रहा है। तमाम भयावह परिस्थितियों के बावजूद सकारात्मक बदलाव उभर रहे हैं। युवा ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपनी परियोजनाएं बना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से प्राप्त अनुदान से स्कूल और क्लिनिक खुल रहे हैं और उद्यमी पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे देश के खूबसूरत समुद्र तट दुनिया के सामने प्रदर्शित हो रहे हैं। ये तटरेखा अफ्रीका की सर्वश्रेष्ठ तटरेखाओं में से एक मानी जाती है। सफेद रेत, गर्म समुद्र और लगभग ना के बराबर पर्यटक जो प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करते हैं। सरकार निवेशकों को करों में छूट देने का वादा करती है, लेकिन फिलहाल खराब सुरक्षा और जर्जर बुनियादी ढांचा गंभीर निवेश को हतोत्साहित कर रहे हैं। महिलाओं की विशेष भूमिका है। कई महिलाएं युद्ध से बच गईं, अपने पतियों और बच्चों को खो बैठी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और समुदाय की नेता बनी। वे सहकारी समितियां स्थापित करती हैं, लड़कियों को शिल्प सिखाती हैं और उन परंपराओं के बावजूद जो इसमें बहुत बाधा डालती हैं, राजनीति में अपनी आवाज बुलंद करती हैं। देश की संस्कृति जीवंत बनी हुई है। संगीत और नृत्य की परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती हैं और लोगों को अतीत के आघातों से उबरने में मदद करती हैं। स्थानीय संगीतकार अफ्रीकी लय को समकालीन शैलियों के साथ मिलाकर एक अनूठी ध्वनि का निर्माण करते हैं, जिसे महाद्वीप से बाहर भी श्रोता पाते हैं। भविष्य के बारे में आशावादी होना मुश्किल है। देश कच्चे माल के निर्यात पर निर्भर है और अपने स्वयं के विनिर्माण का विकास नहीं कर रहा है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और भी गंभीर होगा और स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा व्यवस्थाएं बेहद दयनीय स्थिति में हैं, जिनमें सुधार के कोई संकेत नहीं है। राजनीति अस्थिर है। हर चुनाव में धांधली और संघर्ष के आरोप लगते हैं, जिससे त्वरित सुधार की उम्मीद कम ही रह जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि बड़े पैमाने पर सहायता और भ्रष्टाचार के खिलाफ वास्तविक लड़ाई के बिना देश अगले 10 वर्षों के भीतर फिर से संघर्ष की चपेट में आ सकता है। सिएरा लियोन का इतिहास हमें सिखाता है कि यदि किसी देश में निष्पक्ष कानून और ईमानदार शासन का अभाव हो तो प्राकृतिक संसाधन अभिशाप बन जाते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि उंगलियों पर सजे हीरे उन बच्चों के खून से खरीदे जा सकते हैं जिनकी मृत्यु के बारे में किसी ने कभी पूछा भी नहीं। और ये इस बात का उदाहरण है कि दुनिया कितनी आसानी से उन त्रासदियों को भूल जाती है जो दूर दराज के इलाकों में घटित होती हैं और जिनका अमीर देशों पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। किसी देश की सच्ची दौलत धरती की गहराई में नहीं, बल्कि उसके लोगों में उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और भय एवं हिंसा से मुक्त गरिमापूर्ण जीवन जीने के अवसर में निहित है। यदि आपको ये रोचक लगा तो सदस्यता लें ताकि आप नए एपिसोड न चूकें। हम संक्षिप्त और सटीक जानकारी देते हैं।